Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। आइए देखते हैं वेब3 की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। BTC and ETH trade higher on Friday from crucial support levels. Most part of the week, markets traded lower as sentiment for risk-sensitive assets continued to deteriorate in the wake of the US jobs report, FOMC minutes meeting and US CPI numbers. On Thursday, cryptocurrency markets reacted to higher than expected US CPI numbers and fell more than 4% as investors are worried that this will lead the Fed to maintain an aggressive stance and further raise rates. Bitcoin fell more than 7% to hit a low of $18,198.43 after the consumer price index rose 8.2% in September versus an market expectation of 8.1%. Bitcoin prices bounced back on Friday from its key support levels, rising over $19,500 to trade 3.4% higher. Ethereum, the second largest crypto by market capitalization, gained 4% to trade at $1,325. IC15 index of cryptocurrencies was up 4.2%, 28,240. तो यहाँ संदीप, हर किसी की नज़र सीपीआई नंबर्स पर थी और सीपीआई नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन था वो 8.1 का था, लेकिन जो नंबर्स आए वो 8.2 थे, यानी कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। और उसका असर हमने फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखा कि मार्केट हमने देखा थोड़ा सा डाउन थी। हालांकि मार्केट ने फिर बाउंस बैक भी किया, लेकिन अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र इस बात पर है कि आगे रेट हाइक कितना होगा। देखिए, नवंबर के लिए 75 बेसिस पॉइंट होगा, इतना तो हर किसी के नज़र में है। हर किसी ने मन बना रखा है कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक फिर से होगा रेट में, लेकिन अभी दिसंबर में कितना होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं होगा, मतलब देखो, कुछ भी मतलब बेयरिश मार्केट जब भी आ रहा है, अभी जो बेयर मार्केट है उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त तो आनी ही है आगे जाकर, पर अभी कितनी होगी, क्या बढ़त होगी, वो डिपेंड ऑन मार्केट ओनली। आखिरकार वो जो आखिर में फिर से वही बात पे आ रहा हूँ, स्कैम और वो जो है उसकी वजह से भी ये चीज़ों को मतलब देखा जा सकता है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपना रुख दोहराया है और कहा कि क्रिप्टो करेंसी भारत की फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कमजोर कर रही है। शुक्रवार को जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट में सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्रिप्टो करेंसी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का हवाला दिया। इसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वाइडर प्रोलिफरेशन में इंडियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज की रेगुलेटरी पावर्स को कम करने की क्षमता दिखाई दे रही है। आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इनहेरेंट डिजाइन एस्टैब्लिश्ड और रेगुलेटेड इंटरमीडिएशन और कंट्रोल अरेंजमेंट्स को दरकिनार करने के लिए है, जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो रुचि, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ने जो पॉइंट आउट किया है, जो मनी आखिर में जो कंसर्न आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है, तो कंसेप्ट नोट ने आरबीआई ने भी स्टेट किया है कि सीबीडीसी को एक इनबिल्ट मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा कि जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। One of the biggest cryptocurrency exchanges in the world, FTX, has teamed up with payments giant Visa to introduce debit cards in 40 nations around the world. With this change, FTX users would be able to pay for goods and services with zero-fee debit cards. Additionally, according to the company website, card ओनरशिप इज कॉस्ट फ्री। तो ये बहुत अच्छा एक, मैं कहूँगी, कदम है कि FTX ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है और वो डेबिट कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आप क्रिप्टो में अगर गुड्स एंड सर्विसेज के आप पेमेंट्स करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। और ये जैसे जीरो फी के साथ होंगे ये डेबिट कार्ड्स, और ओनरशिप भी है वो भी कॉस्ट फ्री होगी। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड मूव। जैसे वीजा के साथ मास्टर कार्ड ने भी एक कदम अपना उठाया था कि उसने 5 कीज एरियाज में उनके पे आउट को शुरू कर दिया था टू टर्न क्रिप्टो इनटू एवरीडे जो वे टू पे। ऐसा मास्टर कार्ड ने भी एक कदम उठाया है, तो बहुत बड़ी बात है यूजर्स के लिए। एनएफटी पेमेंट्स के लिए भी इस तरह का कदम उठाया गया है पहले, तो इट्स गुड। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इकोनॉमिक और मॉनेटरी अफेयर्स की यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी या इकॉन के पॉलिसी मेकर्स ने यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के एक वोट के बाद क्रिप्टो एसेट फ्रेमवर्क में मार्केट्स को मंजूरी दे दी है। 10 अक्टूबर के एक ट्वीट में इकॉन के सदस्य स्टीफन बर्जर ने पुष्टि की है कि कमेटी ने माइका कानून को स्वीकार कर लिया है, जो ईयू काउंसिल, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट के बीच ट्रायलॉग नेगोशिएशन का परिणाम है। सितंबर 2020 में पहली बार यूरोपियन कमीशन में पेश किए गए माइका प्रपोजल का उद्देश्य
27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के बीच क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कंसिस्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो माइका का जो ये कानून है, जो लॉ है, उसका यही यूज है कि जो जैसे बताया गया है कि 27 यूरोपियन जो मेंबर्स है उनके बीच क्रिप्टो को एक कंसिस्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बीच में तैयार करना है। तो लीगल चेक के बाद पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि क्रिप्टो पॉलिसीज जो है वो शायद 2024 में वो शुरू होगी जी। तो ये भी अच्छा कदम, बहुत अच्छा कदम है जी। The Organization for Economic Cooperation and Development on Monday submitted a framework to increase international transparency in crypto to the G20. Back in April 2021, the G20 tasked the OECD with developing a method for automating cryptocurrency tax reporting between nations. तो यहाँ पर जो OECD है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट, एक फ्रेमवर्क सबमिट किया है कि क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में। और ये टास्क एक्चुअली G20 ने ही दिया था OECD को अप्रैल 2021 में, कि वो इस तरह का फ्रेमवर्क बनाए जहाँ पे कुछ ऐसे टैक्स को लेकर रेगुलेशंस आए जो कि ये G20 जो है वो फॉलो कर पाए। अब बात ये आ गई है कि जो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और साथ ही जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, वो इस 100 पेजेस की जो रिपोर्ट है इसको रिव्यू करेंगे और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं वो बताई जाएगी। जो अगली मीटिंग होगी, और अगली मीटिंग अभी अगले हफ्ते ही है और वो वॉशिंगटन DC में होगी। इससे टैक्स ऑडिट में भी आसानी होगी। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोगों ने एक इंटरव्यू भी क्रैक किया था, उसमें बोला गया था कि क्रिप्टो टैक्स को लेकर भी कुछ हलचल चल रही है। तो इससे टैक्स ऑडिट में बहुत आसानी होगी, जो कि हर एक यूजर के लिए होगा और गवर्नमेंट को भी एक ट्रैक रखने पे उनको भी आसानी होगी। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगभग $780 मिलियन के कुल हैक किए गए मूल्य के साथ ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलेसिस ने अक्टूबर 2022 को हैकिंग एक्टिविटी के लिए अब तक के सबसे बड़े वर्ष में सबसे बड़ा महीना करार दिया है। 11 अक्टूबर को लगभग $122 मिलियन मूल्य के 4 अलग अलग हैक हुए थे, जिसमें डिजिटल करेंसी वॉलेट रैबी वॉलेट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉकचेन QAN प्लेटफॉर्म पर इथेरियम ब्रिज से $1.89 मिलियन, टेम्पल डाउ से $2 मिलियन और सोलाना बेस्ड मैंगो मार्केट्स पर $180 मिलियन का हैक हुआ। अगर अनदर हैकिंग की बात करें तो हैकिंग की और खबर में रुचि, एक खबर जिसने क्रॉस ब्रिज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई प्लेटफॉर्म ट्रांजिट फाइनेंस को $28.9 मिलियन से ठगा है। उसने $686,000 के 2500 BNB टोकन को सैंक्शन प्राइवेसी प्रोटोकॉल टोर्नाडो कैश ऑन चेन डेटा शो में ट्रांसफर कर दिया है। तो रुचि, जैसे कि 2022 का जो अक्टूबर जो महीना है, उसको सबसे ज़्यादा इसी महीने में हैक हुए हैं, जो स्कैम्स हुए हैं उसे अगर देखा जाए, अगर मैंगो जो हैक हुआ था, मैंगो मार्केट पे जो हैक हुआ था, तो उस पर मैं अगर बात करूँगा तो वो हैकर ने कम्युनिटी को अल्टीमेटम दिया था और उसने बोला था कि USDC में उसके जो बैड डेट जो है उसमें जो उसके $70 मिलियन जो है उसे उसको यूज़ करने के लिए उसने बोला। उसके साथ उसने ये भी बोला कि मुझ पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी उसने बोला। उसके बाद सेकंड हैक जो हुआ, हैकर ने $2.74 मिलियन वैल्यू के 10,000 BNB टोकन्स हो, लकीली उसने रिटर्न भी कर दिए। भी अब देखा जाए तो जैसे आपने भी कहा कि अक्टूबर का जो महीना इसमें सबसे ज़्यादा हैक्स हो रहे हैं और एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े हैक्स की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हैकर्स कोई ना कोई बग ढूंढ लेते हैं। बट आई थिंक अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर कोई अपनाने तो वाला है, लेकिन ये जो लूप होल्स हैं, ये बग्स हैं, कहीं ना कहीं इन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग की इतनी ज़्यादा अगर वारदात होगी तो कहीं ना कहीं लोगों का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विश्वास जो है वो भी कम होता जाएगा। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। The US Securities and Exchange Commission is probing Yuga Labs, the creator of the Bored Ape Yacht Club NFT collection, over whether sales of its digital asset violate federal law, according to an unnamed source close to the matter. At issue, the source said, is whether some of Yuga's non-fungible tokens are closer to stocks and thus should follow the same disclosure rules. The key legal question at the center of the probe is whether NFTs are securities, a question the SEC has reportedly been investigating since March. People familiar with the matter said at the time that NFT creator and crypto exchange were being looked at. तो यहाँ पर युगा लैब्स हम सब सोचे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड NFT कलेक्शन है, लेकिन अभी SEC की नज़र उस पर भी है। तो SEC ये पूछ रहा है कि क्या ये सिक्योरिटीज़ के पर्व्यू के अंडर आता है, अगर सिक्योरिटीज़ के पर्व्यू के अंडर आता है तो उसके अलग डिस्क्लोजर टर्म्स होती हैं। एक तो ये बात हुई है, दूसरा ये भी SEC क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों युगा लैब्स जो भी उनके म्यूटेंट एप याट क्लब के जो होल्डर्स हैं, NFT होल्डर्स हैं, जो म्यूटेंट एप क्लब के जो होल्डर्स हैं, या फिर जो कैनल क्लब के जो होल्डर्स हैं, उन्हें क्यों एप कॉइन्स दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फिलहाल
सुनने में ये आया कि जो युगा लैब्स है पूरी तरह से कंप्लाई कर रहा है SEC के साथ, पूरी तरह से उनकी जांच में मदद कर रहा है। NFT की अगर बात करें रुचि, तो हाल ही में आपने एक इंटरव्यू क्रैक किया था तो शिंदर शर्मा जी से, उन्होंने कहा भी था जो NFT जो हिसाब से जो गिरावट उसमें दिखी गई थी वो एक्चुअल मार्केट करेक्शन थी जी। हाँ, तो शायद SEC अब अभी जो प्लेयर्स है दैट इज जेन्युइन प्लेयर्स होंगे, तो इसमें भी अगर NFT को लेकर सिक्योरिटीज के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से उसमें न कोई हैक हो न कोई स्कैम्स हो, उसका वो कंसर्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घटते क्रिप्टो करेंसी बाजार और चल रही क्रिप्टो विंटर के बावजूद ऐसा लगता है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप में वेंचर एक्टिविटी हमेशा की तरह बिजी है। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच पिछले हफ्ते ही दुनिया भर की वेंचर कैपिटल फर्म्स ने विभिन्न क्रिप्टो और डीफाई स्टार्टअप और फंड के लगभग $800 मिलियन जुटाए। VC's एक्टिविटीज के नंबर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्रिप्टो विंटर कम हो रहा है और उम्मीद है कि हम जल्द ही बेयर मार्केट को अलविदा कह देंगे और उम्मीद है कि बुल मार्केट का जल्द ही स्वागत हुआ है। बहुत बड़ी और अच्छी खबर भी है, पॉजिटिव न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि जो VC जो एक्टिविटीज हम देख रहे हैं तो बेयर मार्केट होने के बावजूद भी लोगों को ये अभी भी बिलीव है इसके लिए जो ब्लॉकचेन के नए नए स्टार्टअप्स है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको विश्वास है कि आगे जाके ये जो मार्केट है वो उभरेगा और सबको उसमें बेनिफिट होगा। देखिए संदीप, इसका देखने का 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको लग रहा है आगे बढ़ेगा, और बात भी सही है। जब बेयर मार्केट होती है तब जैसे हम भी कहते हैं ना, जब प्राइसेस कम होते हैं बिल्कुल वही चीज़ है। तो इसीलिए VCs को लग रहा है, वेंचर कैपिटल्स को लग रहा है कि अच्छा मौका है, भी बेयर मार्केट है, कम प्राइसेस हैं, तो अभी हम लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम प्राइस में आगे जाकर ये जो है बढ़ेगा हमारा फायदा। तो इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव move. Okay, so moving on, Dubai Electricity and Water Authority has launched its Devaverse platform on the metaverse, making it the first local government organization to do so. This was announced at Deva's Digital Transformation Steering Committee meeting, which McKinsey also attended and presented the Digital Quotient Assessment 2022 report, emphasizing Deva's position as a global digital leader in utilities. तो कहीं ना कहीं दुबई वैसे भी लीडर दिख ही रहा है। इट्स अ वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री एंड बहुत ज़्यादा लीडरशिप भी उनकी दिख रही है क्रिप्टो की तरफ। और अब ये जो एक नया इन्होंने कदम उठाया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटीज़ जो है मेटावर्स में आप बिल्स पे कर सकते हैं या और बाकी जानकारी आप पा सकते हैं, ये एक बहुत ही कोई सेक्टर उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं है, मतलब हर एक सेक्टर में वो आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल दुनिया को इससे कुछ बोलते हैं ना उसे सीखना होगा। खास करके अगर भारत की बात करें तो कुछ एडॉप्शन की बात, उनको एडॉप्शन के लिए कुछ सोचना होगा, जरूरी है जी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV. Have a great weekend.